Hello guys, welcome back to the Vedant Education, and this is class 12 science lecture number 5 for the English medium. So students, in the last class what we have been discussed, हमने conductance, conductivity, resistance, resistivity, देखिए रेजिस्टेंस R, रेजिस्टिविटी रो, कंडक्टेंस G, कंडक्टिविटी K, खप्पा, इसके अलावा मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा M, इसके अलावा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा EQ, ये सब हमने कैलकुलेट किए थे जस्टिफाई, एंड उनको हमने जो उसका डेरिवेशन था वो हमने उसके अंदर देखा था विद द फार्मूलाज, ठीक है। और आप लोग अगर याद रखें, उनको याद आपको होंगे, तो हमने क्या लिखा था, जैसे आपने R क्या लिखा था, आपने R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A, तो आपने क्या लिखा था, रो L ओवर A लिखा था आपने, ठीक है। रो जो था वो क्या था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो यहाँ से आप रो बना सकते हैं, रो बनाएंगे ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, RA ओवर L हो जाएगा। ये क्या था, 1 ओवर R का रेसिप्रोकल था, और 1 ओवर R का रेसिप्रोकल था तो R की वैल्यू आपने यहाँ रखनी थी, रो L ओवर A, और इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये A रो L, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कप्पा क्या था, कप्पा था किसका उल्टा था, कप्पा किसका उल्टा था, रो का उल्टा था, और रो का उल्टा था तो रो की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो 1 ओवर RA ओवर L, मतलब क्या हो जाएगा, L ओवर RA हो गया कप्पा, ठीक है। या फिर आपने इसको लिखा था G L ओवर A भी आपने लिखा था, है ना। अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी क्या था, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या था, M, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या था, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय N। दिस इज नॉर्मलिटी एंड दिस इज मोलरिटी। ये चीज़ें हमने पिछली क्लास तक पढ़ी थी, ठीक है। अब इनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे G, K, लैम्डा M, लैम्डा EQ, जो ये सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर अब हम देखेंगे किसका एक इफेक्ट देखेंगे, डाइल्यूशन का इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए आज का टॉपिक है हमारे पास इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है बच्चों। देखो डाइल्यूशन समझते हैं पहले तो अपन, ठीक है। डाइल्यूशन का मतलब क्या है ना, अपन वो चीज़ पढ़े और हमें मालूम ही नहीं है। देखिए, द एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन, ठीक है। कोई आपको सॉल्यूशन मिल जाए, उसमें और सॉल्वेंट आप ऐड कर दें, रिजल्ट्स द डिक्रीज ऑफ concentration is dilution, है ना बच्चों, समझ में आ रही बात। जैसे डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, डाइल्यूट का मतलब उसमें सॉल्यूट क्या होता है, थोड़ा कम क्वांटिटी में होता है, और आप या तो सॉल्यूट को कम करो या सॉल्वेंट को बढ़ा दो, अल्टीमेटली कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई ना। और कंसंट्रेशन का डिक्रीज ही क्या है, डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज डाइल्यूशन। कैसे करेंगे, सॉल्वेंट ऐड करके। सपोज कीजिए कि आपके पास में क्या है, 1 मोल पर लीटर का आपके पास में सॉल्यूशन है, तो आपने क्या कर दिया, एडेड 1 लीटर सॉल्वेंट। तो इस केस में क्या होगा, अब वो 1 मोल क्या है, 1 मोल क्या है, 1 लीटर में था, अब 1 और 1 2 लीटर, 2 लीटर सॉल्वेंट हो गया ना। तो 1 मोल कितने में, 2 लीटर में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या 0.5 लिख सकता हूँ, क्या 0.5 मोल पर लीटर लिख सकता हूँ क्या। तो देखो बच्चों, पहले कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, 1 मोल 1 लीटर में था, अब 0.5 मोल 1 लीटर में है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई। दिस इज डाइल्यूशन। तो देखो डाइल्यूशन का इन पे क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले हम देखेंगे कंडक्टेंस के ऊपर, कंडक्टेंस G के ऊपर देखेंगे। देखो बच्चों क्या होता है, डाइल्यूशन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आप ये समझिए कि जो डाइल्यूशन होता है ना बच्चों, डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन का उल्टा होता है। ये तो आप समझ रहे होंगे ना बच्चों, क्योंकि भैया डाइल्यूशन अगर आप बढ़ा रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है ना। देखो
एडिशन आपने किया तो डाइल्यूशन हो गया, तो डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, तो वही रिलेशन मैंने यहाँ लिखा है कि भैया कंडक्टेंस जो है वो डाइल्यूशन के साथ में बढ़ेगा, डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो क्या हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन के तो उल्टा हो गया ना। अरे बच्चों उल्टा हो गया कॉन्सेंट्रेशन से। दूसरा देख, कंडक्टिविटी की मैं बात करता हूं, कंडक्टिविटी, इस पे क्या इफेक्ट आता है, कंडक्टिविटी कौन है, कप्पा, इस पे क्या इफेक्ट आता है, डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, इनका रीजन मैं भी दूंगा, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दे, कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूशन का उल्टा कॉन्सेंट्रेशन चलेगा। ठीक है, थर्ड देखिए, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइल्यूशन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन के है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। उसके बाद देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा ई क्यू, क्यों बच्चों, इसके भी डाइल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बच्चों समझ में आती है क्या बात, जरा गौर कीजिएगा इस बात पे कि हमारे पास में चार चीजें हैं, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। चारों चीज में से केवल एक उल्टा जा रहा है, कंडक्टिविटी। यू सी कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी घट रही है, हियर इट इज। ठीक है, बाकी देखो सभी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि भैया ये जो प्रॉब्लम है ये हो क्या रहा है, रीजन क्या है कि ये बढ़ रहे हैं और ये डिक्रीज हो रहा है। तो मैं दो रीजन देता हूं बढ़ने और घटने के, उसके बाद अपन उनको यहां पे लिखेंगे। ठीक है, देखो ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पे होता क्या है, देखिए आयोनाइजेशन इंक्रीजेज। बच्चों समझ में आ रही है ना बात कि भैया आप जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे वैसे वैसे क्या होता है, आयोनाइजेशन किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, NaCl ले लिया वाटर में तो उसका आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा। आयोनाइजेशन इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयॉन्स इंक्रीज, और नंबर ऑफ आयॉन्स, आयॉन्स क्या है, कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने वाले तो आयॉन्स ही तो होते हैं, वो अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट इंक्रीज्ड। समझ में आती बात। दूसरी चीज देखो डाइल्यूशन पे क्या होती है, देखो फ्री माइग्रेशन, क्योंकि बच्चों आयन ही कैथोड एनोड की तरफ जाते हैं तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री माइग्रेशन ऑफ आयॉन्स इज इंक्रीज्ड। क्योंकि बच्चों देखो ये डाइल्यूशन हो गया ना, ये डाइल्यूशन के बाद देखो 1 मोल आयंस थे वो 1 लीटर में बैठे थे, उनको चलने में थोड़ी दिक्कत आएगी, आपस में भिड़ेंगे। वो अब क्या है, हाफ मोल 1 लीटर में है, मतलब कम संख्या है, उनका नंबर ऑफ आयंस कम हो गए हैं तो उनको चलने में आसानी होगी। ठीक है, चलने में आसानी होगी, इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बढ़ा देंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इंक्रीज्ड। ठीक है क्या बच्चों, अब देखो तीनों के अंदर सेम रीजन लागू होगा, 1, 2 एंड 3, और वो कौन से होंगे, ये वाले। ठीक है, यहां मैं लिखता हूं आयोनाइजेशन बढ़ेगा, फ्री मूवमेंट बढ़ेगा। ठीक है, इसमें भी यही होगा, इंक्रीज, फ्री मूवमेंट इंक्रीज। ठीक है, यहां पे भी सेम चीज। ओके, अब देखो, अब समझिए बच्चों आप कि भैया आयोनाइजेशन बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगी।
और सॉल्वेंट बढ़ा दिया आपने किसके लिए, डाइल्यूशन के लिए, है ना। पहले 1 लीटर के अंदर 1 मोल था, अब आपने 1 लीटर और मिला दिया, सॉल्वेंट बढ़ गया ना, जगह खूब मिल गई, तो दौड़ेंगे, अच्छा दौड़ेंगे, तो फ्री माइग्रेशन होगा, तो तीनों बढ़ेंगे। अब बच्चों आप ये कहेंगे भैया वही आयन, वही आयोनाइजेशन, वही फ्री मूवमेंट इसमें भी है, फिर ये घट क्यों रहा है, ये उल्टा क्यों चल रहा है? तो देखो इसके अंदर मैं क्या रीजन देता हूँ आपको, और बहुत ही सुंदर रीजन है, वो आप समझते हैं पहले से, लेकिन मैं बताऊंगा जब आपको याद आएगा। देखो 1 ml, देखो कंडक्टिविटी होती क्या है, कंडक्टिविटी जांच रहे हैं ना हम यहाँ पे, कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी इज कैलकुलेटेड फॉर 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्यों बच्चों, यही तो हमने किया था, L/A, ये क्या था, सेल कांस्टेंट, इसको आपने L भी 1 लिया था, A भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया था, तो कुल मिलाकर के कितना वॉल्यूम आ रहा था, कितना वॉल्यूम आ रहा था, 1 ml आ रहा था ना। तो 1 ml सॉल्यूशन है, उसी का आप कंडक्टिविटी निकालते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो ऑन डाइल्यूशन ions will decrease in 1 ml, ठीक है। So dilution is inversely proportional to the conductivity and this is the reason of this। कैसे समझना, इस बात को समझना बच्चों, ध्यान से समझना। देखो अगर मान लीजिए मैंने क्या कहा, मैं यहीं समझा रहा हूँ इसको, अगर मैंने कहा कि भैया आपके पास एक सैंपल है जिसमें कितना है, 1 ml भरा हुआ है, ठीक है, कितना भरा हुआ है, 1 ml, और इसमें क्या है, 8 आयोन्स हैं। अब आप इसका डाइल्यूशन करोगे तो प्लस 1 ml और आपने कर दिया, तो अब ये कितना हो गया, 2 ml हो गया, 2 ml 8 आयोन्स, समझ में आ रही बात। 1 ml में 8 आयन्स थे, 1 ml और डाल दिया तो कितने हो गए, 2 ml 8 आयन्स। भैया 8 आयन तो उसी में बैठे हैं ना, वो तो कहीं नहीं गए ना, वो तो कहीं नहीं गए ना। वैसे ही 1 मोल 1 लीटर में था, आपने 1 लीटर पानी और डाल दिया, तो अब वो 1 मोल कितने लीटर में, 2 लीटर में, लेकिन है तो वो 1 मोल ही ना अंदर, उसके जो मोलर कंडक्टिविटी है वो तो वही रहेगी ना, समझ में आ रही बात, वो बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि फ्री मूवमेंट और आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा। इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम, लेकिन इसमें देखो क्या है, अब यहाँ पे आप यहाँ पे कंडक्टिविटी निकाल सकते थे, क्योंकि कंडक्टिविटी 1 ml की होती है, तो अभी 1 ml ही तो है, ठीक है, तो उसमें 8 आयन्स है, आपने उसकी कंडक्टिविटी निकाली। अब आप डाइल्यूशन कीजिए, कंडक्टिविटी आ गई लैम्डा m = x। अब आपने क्या किया, 1 ml और मिलाया, मतलब डाइल्यूशन कर दिया, अब 2 ml। क्या इसकी आप कंडक्टिविटी निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि कंडक्टिविटी कप्पा इज कैलकुलेटेड फॉर 1 ml ओनली। किसके लिए? 1 ml के लिए। अब आप इसमें से क्या करोगे, 1 ml इधर निकाल लिया, 1 ml इधर निकाल लिया। बताओ इस 1 ml में, इस 1 ml में कितने कितने आयन आएंगे? भैया टोटली 8 थे, तो लगभग 4-4 आयन आएंगे कि नहीं आएंगे? आयन्स, आयन्स, आयनों की संख्या क्या हो गई? डिक्रीज हो गई ना इस 1 ml में। इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी इज ओनली वन विच हैव फैक्टर ऑफ रिवर्सिबल डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का उल्टा काम होता है किसमें? इसमें, कंडक्टिविटी के अंदर, क्योंकि ये 1 ml के लिए कैलकुलेट होती, यही इसमें सबसे बड़ी बात है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए और फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। ओके बच्चों, चलो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कोलराउस लॉ। ध्यान से पढ़ना बच्चों। अब हम बात करेंगे कोलराउस लॉ। कोलराउस का लॉ क्या कहता है, क्या उसके जो रिजल्ट्स हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या वो लॉ देता है, वो सब चीज़ें अपन इसमें देखने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि कोलराउस लॉ जो है वो जनरली
आपको क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द कोलराउस लॉ ऑफ फ्री माइग्रेशन, वो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और इसमें से कोई छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो देखो क्या है, तो नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं कोलराउस लॉ, ठीक है। चलिए ओके देखो कोलराउस ने एग्जैक्टली क्या किया और क्या लॉ दिया, उससे पहले देखो थोड़ा सा ये क्या है, थोड़ा थियोरेटिकल टाइप का लॉ है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसके अंदर इसने क्या दिया है। अभी आप अगर इसमें नोट डाउन करेंगे तो जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयोनाइजेशन के बारे में ही ये बात करता है, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। देखिए कोलराउस ने क्या किया, ही plotted a graph between किस किस के बीच में, between square root of concentration, कैसे लिखेंगे ये C for concentration, ये स्क्वायर रूट एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। बोलो समझ में आती है। उसने क्या किया, ये सब ग्राफ प्लॉट किया। देखिए कैसा नजर आता है उसका ये प्लॉट किया हुआ ग्राफ, देखना, दिस इज लैम्डा एम एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देखो एक तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वो देखेगा कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कितना लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी आता है ये चेक कर रहा है। तो उसने क्या किया, एक तो ये एसिटिक एसिड लिया उसके लिए चेक किया, और एक उसने क्या देखा, KCl लिया, ठीक है। इन दोनों के लिए उसने ये चेक किया। बहुत सारे थे, अब हम केवल इन दो के लिए ही बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं एसिटिक एसिड क्या था, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और KCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो उसने ग्राफ प्लॉट किया और उसको एक बहुत ही बढ़िया बड़ा सुंदर ग्राफ नजर आया, ठीक है। कैसा ग्राफ नजर आया, जिसमें उसने देखा कि भैया कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक ही एग्जांपल लिया, दोनों के एक एक एग्जांपल लिया, और कुछ ऐसे हैं जिनके लिए कर्वी विद अ स्लोप ग्राफ आ रहा है, ठीक है। और फिर उसने एक प्रायोगिक जो मतलब उसका प्रैक्टिकल एक इक्वेशन क्या दी कि जो आपके पास ये जो कर्वी ग्राफ आ रहा है उससे आप क्या निकालेंगे, एक मोलर कंसंट्रेशन पे लैम्डा एम निकालेंगे तो वो आपको क्या मिलेगा, लैम्डा एम नॉट माइनस बी सी, ठीक है। ये इसने ग्राफ दिया जिसके अंदर आप देखेंगे कि भैया लैम्डा एम तो क्या है, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। लैम्डा एम नोट क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब आप बोलेंगे कि यह क्या चीज है, ठीक है, इसी में अपन आगे समझेंगे। बी क्या है, इसका कांस्टेंट है, और सी क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक है। हालांकि इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है इस फॉर्मूले का आपके सिलेबस में, वैसे तो है आपके सिलेबस में, लेकिन इसने ये एक फॉर्मूला भी दिया था। ये सब हुआ। अब उसके बाद उसने ये जो ग्राफ था उससे कई कंक्लूजन्स निकाल के दिए, ठीक है। तो विद द ग्राफ, कंक्लूजन्स विद द ग्राफ, देखो बच्चों उसने क्या क्या कंक्लूजन निकाल के दिए। देखो ध्यान देना, पहले तो अपन एक रफली आइडिया बात करते हैं। देखो हमें क्या निकालना है, हमें लैम्डा एम कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है। लैम्डा एम कैलकुलेट करना है, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है। आपको मालूम है कि भैया कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो लैम्डा एम क्या हो जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि लैम्डा एम का हमने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले रिलेशन लिखा था। क्या लिखा था हमने रिलेशन, लैम्डा एम इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइल्यूशन, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन कम करना, सॉल्वेंट बढ़ाना, तो डाइल्यूशन के साथ ये बढ़ेगा, है ना। देखो इधर आपने क्या देखा, इस ग्राफ को आप देखेंगे तो ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। इधर आप चलोगे तो क्या है, राइज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है ना। और इधर आप चलोगे तो राइज ऑफ डाइल्यूशन है। बच्चों ये बात समझ में आती है क्या आपको, है ना भैया। कंसंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब उसका ग्राम वेट बढ़ रहा है या मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। और आप इधर जा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इस जीरो की तरफ आ रहे हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी मतलब डाइल्यूशन बढ़ेगा। समझिए, कंसंट्रेशन घटना मतलब डाइल्यूशन बढ़ना, मतलब सॉल्वेंट आप डालते जब भी तो डाइल्यूशन होता है, सॉल्वेंट डालोगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो कंसंट्रेशन की तरफ मतलब इंक्रीज ऑफ क्या है, राइज ऑफ डाइल्यूशन है। अब आप देखो ग्राफ देखो, वीक भी क्या कह रहा है कि भैया आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करो, है ना। इधर जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज है, इधर बढ़ रही है इधर घट रही है, और डाइल्यूशन क्या इधर बढ़ रहा है। तो आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करो या डाइल्यूशन को बढ़ाओ तो देखो इनकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, देखो बढ़ रही है, इधर की तरफ चलोगे तो दोनों की बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्ट्रॉन्ग वाले हैं इनकी स्ट्रेट लाइन आ रही है, और ये वीक वाले हैं इनकी क्या है, एक कर्वी विद द स्लोप के साथ, टेंजेंट के साथ ये अपने पास प्लॉट आ रहा है, ग्राफ प्लॉट आ रहा है, ठीक है। तो अब कंक्लूजन में समझेंगे, लेकिन मैं रफली आपको समझा रहा हूं कि बच्चों होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो उसके अंदर आपको लैम्डा एम निकालना है, तो आप इस कोलराउस के ग्राफ से निकाल सकते हैं, आपको कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप क्या करोगे, कोई भी तीन उसके जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं उसके ऊपर क्या कर लो, पॉइंट निकाल लो। मैंने ये 3 पॉइंट निकाल लिए, ठीक है ना। इनको मिला दो, ये मैंने मिला दिए, और देखो ये कहाँ पे जाकर के काटता है, ये यहाँ पे जाकर के काटता है, और इसी पॉइंट को हम कहते हैं लैम्डा एम नोट बोलते हैं, ठीक है। तो आप लैम्डा एम भी निकाल सकते हैं, लैम्डा एम नोट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग में क्या है कि आप देखोगे कि भैया यहाँ पे जो डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, अपन इस तरफ जा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं जीरो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन जिसको आप बोलेंगे। तो आप इधर चलेंगे तो देखो ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, और इस पॉइंट पे ये क्रॉस करेगा, ठीक है। तो जो क्रॉस पॉइंट है किसका, इस ग्राफ की इस स्ट्रेट लाइन का, वहां पे जाएगा। इसके आगे थोड़ी कोई मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, नहीं बढ़ेगी ना, ये तो क्या आ गया, फाइनल पॉइंट आ गया। तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन है, कोई वेरिएशन नहीं है, तो आप ग्राफ की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसका यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम निकाल सकते हैं, ठीक है, लैम्डा एम नोट निकाल सकते हैं। लेकिन आप देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका ग्राफ इसको कहीं क्रॉस ही नहीं कर रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये कहाँ क्रॉस करता है हमें नहीं मालूम, और जो चीज़ नहीं मालूम है उसके लिए हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट पे जाकर के क्रॉस आउट करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो कोलराउस का लॉ है उससे वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम या लैम्डा एम नोट और लैम्डा एम निकालना आसान नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं हो रहा है, क्रॉस पॉइंट नहीं आ रहा है, और इसमें आ रहा है, इसलिए आप इसको ग्राफ से निकाल सकते हो। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें ग्राफ लगाएंगे। कारण क्या है, देखो डाइल्यूशन से दोनों में मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, ये तो हमें दिख रहा है इसके अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंस क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग है उनके अंदर आयोनाइजेशन क्या होता है, 100% होता है ऑलरेडी। बस यही वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस है बच्चों। अभी देखो हमने थोड़ी देर पहले डाइल्यूशन का इफेक्ट देखा था, वो इसीलिए देखा था कि भैया डाइल्यूशन करने से क्या बढ़ता है, आयोनाइजेशन बढ़ता है, और आयोनाइजेशन अगर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी वगैरह ये सब चीजें बढ़ रही थी, है ना, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही थी। तो आयोनाइजेशन तो स्ट्रॉन्ग का पहले से ही 100% है, ठीक है ना, पहले से ही 100% है। अगर आपके पास 1 मोल NaCl है तो वो पूरा का पूरा 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- में टूटा हुआ है, आयोनाइज्ड है, उसका आयोनाइजेशन पहले से 100% है, तो डाइल्यूशन से उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो फिर क्यों बढ़ रहा है इसमें, डाइल्यूशन के साथ में मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रहा है, ड्यू टू द फ्री माइग्रेशन ऑफ द आयंस। भैया उसके आयनों को जगह तो मिल रही है ना, 100 आदमी थे पहले, इतनी सी जगह में, अब इतनी जगह में फ्री मूवमेंट करेंगे, ज्यादा होगी मोलर कंडक्टिविटी। तो स्ट्रॉन्ग में भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन किसके कारण, केवल फ्री माइग्रेशन ऑफ आयंस की वजह से। लेकिन वीक में क्या होता है, डाइल्यूशन के साथ साथ आयोनाइजेशन भी बढ़ता है, ठीक है, डाइल्यूशन के साथ साथ आयोनाइजेशन भी बढ़ता है।
जिस वजह से उसके अंदर क्या होगा, ऐसा कर्वी क्या आता है, ग्राफ आता है। समझ में आ रही है क्या बात? देखिए मैं इसको लिखता हूं कंक्लूजन में, पहला कंक्लूजन लिखता हूं, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ionization is 100%. So on dilution the lambda m is increased by only free migration of ions, ठीक है। बट इन वीक, देखो, ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या है, ड्यू टू विच इट गिव्स स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड एट क्रॉसिंग, देखो ये इसका क्रॉसिंग पॉइंट होगा ये, तो लैम्डा एम नोट क्या है, ये वाला क्रॉसिंग पॉइंट, क्रॉसिंग पॉइंट लैम्डा एम नोट कैन बी कैलकुलेटेड। बच्चों समझ में आ रही है क्या बात? अब देखिए हम वीक की बात करते हैं। दूसरा देखो, बट in weak electrolyte the rise of lambda m is due to both the reasons कौन कौन से, दोनों के दोनों reasons कौन कौन से, एक तो क्या है, is due to ionization rise and free movement rise, ठीक है, दोनों के कारण। सो इट गिव्स व्हाट, क्या देता है, कर्वी ग्राफ। सो इट गिव्स कर्वी graph and bisect lambda m at infinite, so its lambda m naught is not possible to calculate, ठीक है, ग्राफ से वीक के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो देखो जिनका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग, और जिनका कर्वी है वो क्या है, वीक है। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो नेक्स्ट इसका जो कंक्लूजन है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है ना, कि भैया जब स्ट्रॉन्ग ऐसा है, ठीक है, हमें समझ में आ गया कि भैया स्ट्रॉन्ग में तो स्ट्रेट लाइन आएगी, आप जो क्रॉस पॉइंट है वहां पे कैलकुलेट कर लो, तो ये बात हमने यहाँ समझ ली है। भैया वीक में अगर पॉसिबल नहीं है ग्राफ से, तो फिर क्या करें, किसके पास जाए? तो देखो बच्चों, जैसे जैसे आप डायल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होता है। इसका मतलब हमें एक और चीज इसमें समझनी पड़ेगी। सो द dissociation amount and डिसोसिएशन अमाउंट, इसी को आप डिसोसिएशन डिग्री बोलते हैं, अल्फा, एंड कांस्टेंट के ए, ये दोनों क्या हैं, आर कैलकुलेटेड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों बात को समझिए,
तो भैया हमें ये पता चला कि भाई डाइल्यूशन से आयोनाइजेशन बदल रहा है, आयोनाइजेशन बदल रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसका कितना आयोनाइजेशन हो रहा है, डिसोसिएशन आयोनाइजेशन एक ही बात है, देन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन हमें उसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे अल्फा जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें समझिए कि भैया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमें उसका डिसोसिएशन अमाउंट देखना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास AB है और उसका आयोनाइजेशन क्या हो रहा है, A+ और B- में हो रहा है, ठीक है। तो इनिशियल में शुरुआत में ये कितना था, ये मान लो कि ये कितना था, 1 था, ठीक है ना, ये कितना है, 1 है। तो ये अगर 1 है तो ये कितने होंगे, 0 0, क्योंकि भैया शुरुआत में आयोनाइजेशन तो होता नहीं है। ये देखो अल्फा डिसोसिएशन के बाद, डिसोसिएशन आफ्टर अल्फा डिसोसिएशन क्या होगा, 1 में से अल्फा कम हो जाएगा, ये अल्फा बनेगा, ये अल्फा बन जाएगा, ठीक है ना। इफ कॉन्सेंट्रेशन इज C, अगर देखो अगर 1 के लिए इतना डिसोशिएट हो रहा है, इतना बच रहा है, ये इतना बन रहा है, इतना बन रहा है, तो ध्यान दो C के लिए कितना होगा, C से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया, C1 - अल्फा हो गया, ये हो गया C अल्फा, ये हो गया C अल्फा। ये वाला एग्जाम्पल हमारे काम में आने वाला है, क्या निकालने के लिए, डिसोसिएशन अमाउंट या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और इसका कांस्टेंट निकालने के लिए। अब देखो आपके पास क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू, अल्फा क्या होता है, इट इज लैम्डा m ओवर लैम्डा m नोट होता है। ये आप दिमाग में फिक्स कर लेना। अगर आपको अल्फा पूछता है, अगर आपको अल्फा पूछता है, ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको पूछता है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि लैम्डा m, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कुछ भी पूछे तो जो अल्फा आपके पास है वो क्या है, लैम्डा m और लैम्डा m नोट, इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। और Ka क्या है, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना ये। अच्छा देखो Ka ये क्या है, कांस्टेंट, तो ये क्या होगा, देखो कांस्टेंट क्या होता है, आपको हमेशा याद रखना है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। जो आपके प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज देयर कांस्टेंट, वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो देखो अब मैं क्या कहता हूं कि भैया मेरे पास प्रोडक्ट क्या है, जरा गौर कीजिए। प्रोडक्ट मेरे पास आयोनाइजेशन के बाद A+ और B- है, तो इन दोनों को लिखिए मुझे, ये कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो C अल्फा, ठीक है, एक का, और दूसरे का भी क्या है, C अल्फा है, ठीक है, और रिएक्टेंट कौन है, C1 - अल्फा है, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या मैं लिख सकता हूं, ये C² अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, C² अल्फा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये जो C बाहर है ऊपर वाले C से काट दूं मैं, तो क्या हो गया, C अल्फा स्क्वायर ओवर 1 - अल्फा। क्या बच्चों ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, बताओ, ये चीज लिखी जा सकती है क्या, ठीक है। अब देखिए, अब आप अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, आगे के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं, तो इसके अंदर आप इस अल्फा की वैल्यू रख दीजिए। ये जो आपके पास अल्फा है, इसका वैल्यू आप रखेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या है, लैम्डा m ओवर लैम्डा m नोट इस अल्फा की वैल्यू है। तो चलिए इस अल्फा की वैल्यू अगर आप इसमें रखते हैं तो सीधा सीधा क्या आपको नजर आएगा, वो देखिए, वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोर्ड पे, मैं एक बार मुझे चेक करने दीजिए। यस, यू कैन सी दिस, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है, लैम्डा m ओवर लैम्डा m नोट आपके पास अल्फा की वैल्यू है। अगर ये आपके पास अल्फा की वैल्यू है, देन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अल्फा की वैल्यू रखिए, इसके अंदर क्या होगी, ठीक है। देखो जरा अल्फा की वैल्यू रखो, अल्फा लैम्डा m ओवर
लैम्डा एम नॉट, के ए इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर है तो इसका पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, लैम्डा एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर। तो मैं इसको नीचे ले जाऊं इधर, लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर, अब मैं इसको स्क्वायर में बदल रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना है ना, लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर, ये एम नॉट है, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या है, यहाँ देखो ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस अल्फा है, जो क्या है अल्फा, लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट, ठीक है। ये समझ में आया। देखो मैंने क्या किया है, अल्फा की वैल्यू को यहाँ पुट किया है, यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, यू सी ऊपर आपको मिल रहा है कॉन्सेंट्रेशन इनटू लैम्डा एम का स्क्वायर है, नीचे लैम्डा एम नोट का स्क्वायर है और 1 माइनस लैम्डा एम ओवर लैम्डा एम नोट है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करेंगे तो के ए विल बी इक्वल्स टू सी लैम्डा एम स्क्वायर ओवर लैम्डा एम नोट ब्रैकेट लैम्डा एम नोट माइनस लैम्डा एम। आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो आपको कांस्टेंट के ए के वैल्यू समझ में आएगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास में, इसका दूसरा कंक्लूजन है बच्चों, क्या है, सेकंड कंक्लूजन है। देखो एक हो गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कि भैया स्ट्रेट लाइन से आप ये सब कर सकते हो, दूसरा वीक के लिए भैया ऐसा आप स्ट्रेट लाइन नहीं आती इसलिए नहीं कर सकते हो, इनफाइनाइट पे जा रहा है ये, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके डिसोसिएशन अमाउंट्स को देखना पड़ेगा कि वो कितना परसेंट डिसोशिएट हो रहा है, 50% हो रहा है, 70% हो रहा है, 80% हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको के ए निकालना है, लैम्डा निकालना, अल्फा निकालना है, एंड देन यू कैन गो फॉर द लैम्डा एम नोट, फिर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा इसके कुछ कंक्लूजन्स और हैं, 3 कंक्लूजन हो गए। नाउ वी गॉट टू द 4th कंक्लूजन, चौथे कंक्लूजन पे चलिए और उसमें हम निकालते हैं चौथे कंक्लूजन में एक छोटी सी नई चीज़ जिसको हमने अभी बार बार हम क्या बोल रहे हैं, बार बार हम क्या बोल रहे हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नोट की बात कर रहे हैं ना, ये देखिए ये वाला, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो कंक्लूजन 4, कंक्लूजन 4, ठीक है। देखिए व्हेन dilution is at infinite, बच्चों इसको समझना, और zero concentration, then the lambda m molar conductivity is known as limiting molar conductivity, limiting molar conductivity, limiting molar conductivity, और इसी को क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बच्चों ध्यान देना इस बात पे, क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो सामने क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि भैया आप डाइल्यूशन को कहां ले जाए, अनंत पे ले जाए, इनफाइनाइट पे ले जाए। बहुत सारा आपने डाइल्यूशन कर दिया, ठीक है, खूब सारा आपने डाइल्यूशन कर दिया। आपने क्या लिया, 1 मोल पर लीटर आपके पास सॉल्यूशन था, इसमें 1 लीटर और डाला, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, डाइल्यूशन बढ़ गया, और डाला, कंसंट्रेशन डिक्रीज, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, इधर जा रहा है पर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं। अब मान लो कि आपने उसमें 100 लीटर तक पानी डाल दिया, तो 1 मोल पर 100 लीटर हो गया ना। अब 1 लीटर में 1 मोल था तब तो ठीक था, अब वही 1 मोल 100 लीटर में, इसका मतलब ना के बराबर हो गया ना, वो अबाउट टू जीरो, कंसंट्रेशन क्या हो गई, अबाउट टू जीरो। अरे भाई एक मोल का 100 लीटर में होना ना होना बराबर है, तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, अबाउट टू जीरो, और डाइल्यूशन क्या हो गया, इससे ज्यादा डाइल्यूट क्या होगा। फिर आप 100 के बाद में 101 डालो, 102, 150, 200, कितना ही डालो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला, डाइल्यूशन तो 100 पे क्या हो गया, अब मैक्सिमम हो गया, उससे ज्यादा डाइल्यूशन नहीं होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो तो आपने कंसंट्रेशन कहां पहुंचा दी, 0 पे, और इस वक्त जो आपका ये जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होते होते इस पॉइंट पे पहुंच गई, ये तो फाइनल हो गया ना, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसीलिए इस पॉइंट को हमने क्या कहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोला है। समझ में आती है क्या बात। तो
at the infinite dilution, at infinite dilution लैम्डा एम ही किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, लैम्डा एम नोट में। देखो ये लैम्डा एम इसका यहाँ पे था, फिर ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा, और ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट का मतलब क्या हो गया, लैम्डा एम बढ़ करके मैक्सिमम पे चला गया। उसी को तो हम लैम्डा एम नोट कहते हैं, उसी को तो हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन के इनफाइनाइट होने पर उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, मैक्सिमम मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में कन्वर्ट हो गई है। बोलो बात समझ में आती है क्या? इसी को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। ओके, तो ये हो गए इसके कंक्लूजन्स। 4 कंक्लूजन्स आर देयर। बच्चों कितने कंक्लूजन है? 4 कंक्लूजन है। आप इसके स्क्रीनशॉट लेते रहे होंगे, आप इसको नोट डाउन करते रहे होंगे, पॉज कर करके आप नोट डाउन करते रहे, ठीक है ना। चलो अब अपन इसमें आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस के, एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ। और सबसे अच्छा एप्लीकेशन जो है ना इसका, वो क्या है, इसका कोलराउस लॉ फॉर फ्री माइग्रेशन, है ना। तो कई बार आपको क्या बोलेगा कि व्हाट इज द कोलराउस लॉ, तो आपको ये कोलराउस का लॉ बताना पड़ेगा और उसके साथ साथ में आपको फ्री माइग्रेशन बताना पड़ेगा। और कई बार क्या पूछता है, व्हाट इज द लॉ ऑफ कोलराउस ऑफ फ्री माइग्रेशन, फ्री माइग्रेशन का लॉ क्या है कोलराउस का, वो आपको पूछ सकता है, तो वो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। सो एप्लीकेशंस देखिए, पहला क्या है, लॉ ऑफ कोलराउस ऑफ आयन फ्री माइग्रेशन। देखो कोलराउस क्या कहता है कि भैया किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में अगर क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के आयन्स हैं वो क्या करते हैं, आपस में फ्री माइग्रेशन करते हैं, ठीक है, फ्री माइग्रेशन करते हैं। जैसे मान लो कि लैम्डा एम नोट आपने अभी ग्राफ से कैलकुलेट किया, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए ये हम लगा सकते हैं, फ्री माइग्रेशन का लॉ लगा सकते हैं। तो ये क्या कहता है कि ऐसे कोई भी जैसे आप ये कहें, देखिए मैं इसको लिखता हूँ, इट स्टेट्स देखिए, ions of electrolyte which do not have interaction, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयन्स अगर हैं और उनका आपस में कोई इंट्रैक्शन नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, तो क्या होगा, देन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट will be the limiting molar conductivity of ions will be the sum of limiting molar conductivity of ions freely। उन आयन्स का फ्रीली की जगह आप सेपरेटली लिखें तो ज़्यादा ठीक है, सेपरेटली। आयन्स जो है उनकी अपनी अपनी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसके टोटल के बराबर उस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी। देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, ध्यान देना बच्चों इस बात पे, है ना, वो क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, इसके कौन कौन से आयन होंगे, एक तो एसीटेट होगा और एक H+ होगा। ये लो एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे दिया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, तो क्या होगा इसमें, एक तो Na+ की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और दूसरा Cl- की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऐड कर दीजिए। तो ये जो आयन्स हैं इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सेपरेटली जो एडिशन है दैट इज इक्वल टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द होल इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ रही है ये बात, ठीक है।
अब देखो एक छोटी सी चीज़ आप ये भी समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमें प्रॉब्लम आती है कि भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन क्या होता है, 100% नहीं होता। दिस इज बीन यूज्ड, दिस यूज्ड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब देखो वीक electrolyte is not 100% डिसोसिएटेड। अगर बच्चों वो 100% डिसोसिएट ही नहीं है तो उसके आयन्स क्या होंगे, पूरे के पूरे बनेंगे ही नहीं, ठीक है। मान लो आपने 1 मोल एसिटिक एसिड लिया है तो उसमें 1 मोल एसीटेट और 1 मोल H+ बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो 70% हुआ। तो ये कितना है 70%, 30% तो ये रह ही गए, आयोनाइज नहीं हुए। मतलब जो आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऐड कर रहे हो ना वो एक्चुअल में पूरी नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, उसको कई बार क्या कर लेते हैं, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो वीक है उससे किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपने ले लिया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट, सोडियम एसीटेट ले लिया आपने, है ना। तो इसमें क्या करूंगा मैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट CH3COO- उसमें ऐड कर दो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+, यही बात है। लेकिन ये भैया ये तो वीक है, इट इज वीक, सो नो 100% आयोनाइजेशन। सो ऐसा रास्ता निकाले। देखो बच्चों ये कैसे बनेगा, अगर मैं कहूं कि मैं NaCl नहीं, मैं कहता हूं एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस मैंने इसमें कर दिया NaCl से रिएक्शन करा दी, तो क्या बनेगा मेरे पास CH3COONA प्लस HCl, ठीक है। ये मेरे पास बन रहा है एसिटिक एसिड प्लस NaCl, जो आपको क्या देगा, वो आपको दे रहा है क्या, HCl दे रहा है, एक दे रहा है आपको एसीटेट, सोडियम एसीटेट दे रहा है। तो अब हम ये देखें कि भैया ये बाकी चीज़ें तो सारी क्या है, स्ट्रॉन्ग वाली है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाली है। तो आप क्या करें, इन सब चीज़ों को आप सेपरेट कर रहे हैं। जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे एसिटिक एसिड ही ले लिया, ये एसिटिक एसिड ले लिया आपने, है ना, ये एसिटिक एसिड ले लिया तो ये H+ हो गया। तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है, वीक है, ठीक है, ये क्या है, वीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए, तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3COOH, मैं देखो क्या करूँगा, यहाँ से इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, इसके एसीटेट की चाहिए एक, और एक क्या चाहिए, इस H+ की चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अब आप देखिए कि भैया इस एसीटेट और इस इधर से आपने क्या किया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO- है ना, फिर इन दोनों की देख लो, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ माइनस आएगा ये, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो अनवांटेड चीजें हैं हमारे पास, उनको तो आपने क्या कर देना है, हटा देना है, और जो वांटेड चीजें हैं उनको आपको जोड़ देना है, ठीक है। देखो समझिए, आप ढंग से समझिए, एसिटिक एसिड बनाने के लिए, चलिए वापस से देखिए, आपको क्या चाहिए, एसिटिक एसिड चाहिए ना। तो एसिटिक एसिड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, CH3COONA,
Na। इसको आप रिएक्ट करा दो HCl से तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3COOH और NaCl बन जाएगा। अब देखो अगर आपको क्या चाहिए, एसिटिक एसिड की चाहिए, CH3COOH की चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसको आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, देखो ये है, इसके अंदर आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट है ना, उसमें से आप जोड़ेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, ठीक है, ये दोनों जोड़ देंगे तो क्या बनेंगी, ये दोनों बन जाएंगे, ठीक है। और अगर ये दोनों आप जोड़ते हैं तो देखो इसमें से अनवांटेड है सोडियम आपके लिए, ठीक है ना, सोडियम आपके लिए अनवांटेड है, ये NaCl है, इन दोनों को जोड़ोगे, ध्यान दो बच्चों ध्यान दो, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो आपके पास क्या बन रही है, ये दोनों बन रही है, ये तो हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से इसको NaCl वाले को माइनस कर दूंगा, है ना, ये दोनों की इसकी जोड़ी और माइनस कर दिया, क्या माइनस क्या कर दिया मैंने, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl माइनस कर दिया, तो मेरे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी आ गई, CH3COOH की आ गई, ठीक है। अब देख लो आप ये चीज़ कर सकते हो, इसमें से अलग अलग आयन्स कर दो, या तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH करोगे तो क्या इसमें से कौन कौन आयन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस, ठीक है, दूसरा कौन है Na प्लस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस Cl माइनस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, Cl माइनस की माइनस क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस और फिर Cl माइनस की, ठीक है, माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। अब देखो CH3COOH के लिए क्या चाहिए, एक तो CH3COO माइनस और एक H प्लस चाहिए, ये Na प्लस का प्लस का है ना, ये माइनस का Na प्लस से कैंसिल हो जाएगा, ये Cl इससे कैंसिल होगा, बचेगा क्या, ये H प्लस और ये बचेगा, एंड इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गई, ठीक है। तो ये जो है आपके पास कोलराउस का आयन्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फ्री माइग्रेशन का लॉ था जो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है हमारे पास यहाँ फिनिश होता है, जो कोलराउस का लॉ है वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने कोलराउस के लॉ की बात की है, उसके जो पोस्टुलेट्स थे या उसके जो कंक्लूजन्स थे उसकी बात की है, और लॉ ऑफ कोलराउस ऑफ फ्री माइग्रेशन ऑफ आयन्स की हमने इसमें बात की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और उसमें गैल्वेनिक और डेनियल सेल्स की हम बात करेंगे। ओके बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू।